तो मेरा प्रणाम। मैडम डॉली सिन्हा जी का अभी एक बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त व्याख्यान हुआ था और उन्होंने साइंस के साथ इतिहास को जोड़ने के लिए उनका तर्क था। जब तक सभी वर्ग, चाहे उनकी भूमिका जो हो, सभी नहीं जुटेंगे, आपकी सांस्कृतिक धरोहर का स्थिति यथावत रहेगी। लेकिन मैंने मैडम से विशेष आग्रह किया है, जो हम जानते हैं उनकी व्यस्तता होगी, लेकिन सिर्फ 30 मिनट का समय दें। मैं उनको यूनिवर्सिटी को क्या करना है और यूनिवर्सिटी क्या काम नहीं कर पा रही है, मैं उनकी तरफ सिर्फ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की, सरकार की भूमिका अलग होती है, यूनिवर्सिटी की भूमिका अलग होती है, समाज की भूमिका अलग होती है और सभी एक दूसरे के तरफ देखते हैं। अपनी उनकी क्या जिम्मेवारी होती है, यदि सभी ऑन करने लगें तो शायद हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी को ये गौरव है जो मैडम डॉली सिन्हा जी यहाँ आई हुई हैं। कुछ दिनों के लिए मैं तो वाइस चांसलर साहब को यहाँ मैं आशा कर रहा था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए हैं। मुश्ताक साहब पुराने हमारे गार्जियन हैं, उनकी व्यस्तता लॉ में है, तो फिर सांस्कृतिक धरोहर उपेक्षित तो रहेगा। क्या हुआ पता नहीं, से कुछ में डॉक्टर मैनेजर सिंह बैठे हुए थे। हमारी मिथिला की संस्कृति पर उनसे बात होने लगी थी और मेरे मुंह से निकल गया, जो हमारे यहाँ जो मादक पदार्थ है, भांग हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है और लोग खूब खाते हैं, अभी भी खाते हैं। फिर मैनेजर साहब ने भांग की समाज में उपयोगिता पर अपने द्वारा लिखे गए 3 रिसर्च आर्टिकल को मुझे दिया, जो उनके इंटरनेशनल जर्नल में छपे हुए हैं। और यदि आप उनको पढ़ेंगे तो लगेगा जो गेहूं और चावल की खेती छोड़ करके सबसे पहले हम लोग भांग की खेती करें। मैं इस सभागार में भांग की वकालत करने नहीं आया हूं, मैं इस सभागार में यह कहने के लिए आया हूं जो समाज का उपेक्षित जिसे हम मानते हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे पुष्प हो, चाहे खंडहर हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। आप जिस अभी शिव कुमार जी जो दिखा रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हमें जहाँ भी एविडेंस चाहिए होता है, यदि हमारी मूर्तियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आप एविडेंस आपके कागज़ पर रहेंगे, आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। हमारी टूरिज्म, विलेज टूरिज्म हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो भी हमारा पूरा इकोसिस्टम है इस क्षेत्र का, सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। हम समझते हैं जो ये गांव के बाहर एक मूर्ति रखी हुई है, इसका हमको क्या ज़रूरत है, इसका तो जो एक परिवार है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है या कुछ है। लेकिन हमारा क्या लॉस हो रहा है, यदि हम इस चीज़ को जान जाएंगे तो मेरा विश्वास है प्रत्येक आदमी अपनी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए आगे अपनी भूमिका की तलाश करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पीछे आओ। ये एक मिथिला का एक रीजनल मैप है। नेक्स्ट, यदि हम इसकी सांस्कृतिक विशेषता की चर्चा करें, पीछे आओ, तो यहाँ पर में लोग त्रिपुंड धारण करते हैं। हालांकि मुझे आज इस सभागार में त्रिपुंड धारण करने वालों की संख्या कम दिख रही है। नेक्स्ट, और शिव, शक्ति और विष्णु, हालांकि पंचदेवता की पूजा की यहाँ परंपरा है, लेकिन शिव शक्ति की पूजा होती है। भक्ति और तांत्रिक दोनों भेद यहाँ प्रचलित हैं। पंचमकार है, दही और मछली खूब शुभ मानी जाती है। और यदि आप एक मिथिलांचल के जो निवासी हैं उनसे बात करेंगे तो वो अपना गौरव बहुत बढ़िया से बताएंगे, जो हम फलाने शादी में गए थे और खाना खाने के बाद हम 50 आम खा लिए थे, इतनी दही खा लिए थे। और ये नहीं समझते हैं जो चर्चा करते हैं उनकी ब्रांडिंग खराब होती है या अच्छी होती है। यदि आप में से कोई मथुरा गए होंगे तो मथुरा के पंडित जी जितना लड्डू एक बार में खा लेते हैं, हमारे यहाँ के पंडित जी पूरे दिन में नहीं खा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर में अपनी भोजन विन्यास के बारे में चर्चा इतनी बढ़िया से लोग करते हैं, और है भी यहाँ की जो प्राकृतिक आबो हवा है, उसमें जो विविधता है, उसमें भोजन भी एक बहुत सुंदर अवयव है। दही और मछली यहाँ पर बहुत शुभ मानी जाती है। गोसाउन की पूजा होती है। अरिपन, शक्ति की प्रार्थना, यहाँ पर में जय जय भैरव आप आराम से सुन सकते हैं। लिखिया, पाक, कुमारी भोजन, विजयादशमी, शिवलिंग की पूजा, मातृका पूजा, नैना जोगिन, गुरु दीक्षा, वर्णोधारा तंत्र और कामधेनु तंत्र, ये दोनों यहाँ प्रचलन में है।
और सबसे अंत में यहाँ पर लोग मोक्ष की कामना करते हैं। यदि पुत्र के हाथों उनको यदि मुखाग्नि मिल गई तो समझते हैं हम सीधा स्वर्ग जा रहे हैं। ये हमारी एक जीवन पद्धति है और इसी जीवन पद्धति को यदि हम एक बारीकी खोजेंगे तो आपको लगेगा जो हमारी सारी चीज़ें इसी में छिपी हुई हैं। नेक्स्ट, हम यहाँ जो एक स्लाइड दिखा रहे हैं उसमें हमने देवता को किस तरह की, कितने कुल देवता हमारे यहाँ होती है, ग्राम देवता है, डिहबार है, ब्रह्मस्थान है, ये सब हमारे संस्कृति के लिए एक है। यहाँ पर कबीर भी हैं, सुर भी हैं, तुलसी भी हैं, रामानंदी भी लोकप्रिय हैं, यहाँ कोबला भी होता है, मन्नत भी होती है, यहाँ पर मरसिया भी है, सब कुछ है। नेक्स्ट, हम यहाँ पर जो सांस्कृतिक परिदृश्य है जिसके संरक्षण और संवर्धन की हम चिंता में लगे हुए हैं उसमें क्या क्या है, उसमें पंजी प्रबंध है, मिथिलाक्षर और कैथी लिपि है, विद्यापति संगीत है, ध्रुपद है। ध्रुपद का तो ये बहुत ही रिच सेंटर रह चुका है यहाँ पर में यूनिवर्सिटी कैंपस में। हम लोग जब यहाँ के छात्र हुआ करते थे तो जहाँ पर थाना हुआ करता था वहाँ पर हम लोग सीधा ध्रुपद के जो बड़े लोग थे उनसे हम लोग चर्चा करते थे। सामा चकेबा है, नयका बंजारा, लोरिक विजय, दीना भद्री, सलहेश, ससिया महाराज, पमरिया, विदापत, झरनी, ये सारे जट जटिन, झिझिया, एक सिर्फ हम झिझिया पर आकर रुकते हैं। हमारे यहाँ से झिझिया एक तरह से विलुप्त हो गई थी, कुछ लोगों ने झिझिया के एक स्वरूप को फिर से जिंदा किया, लेकिन फिर हम मैम के पास आते हैं। जो मैम झिझिया के किस स्वरूप को हमने जिंदा किया, क्या आप ग्रामेटिकली उसे शुद्ध मानते हैं? यदि आप शुद्ध मानते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी की यही भूमिका होती है, चूंकि यहाँ प्रोफेसर होते हैं, आचार्य होते हैं, यहाँ शोध होता है, तो हम आपसे आशा करेंगे यदि समाज के किसी क्षेत्र में कोई चीज का प्रचलन हो रहा है तो आपकी दृष्टि वहाँ जानी चाहिए और आपको ये देखना चाहिए जो वो ग्रामेटिकली सही है कि नहीं। यदि ग्रामेटिकली सही नहीं है और समाज में वो उसका प्रसार हो रहा है तो कहीं न कहीं इसको हमें रोकने की जरूरत है। आपकी भूमिका वहीं शुरू होती है, चाहे वो भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे समाज की कुछ भी चीज हो, आप अपनी भूमिका तलाशिए जो क्या इसमें हम शुद्ध करने की हमारी क्या स्थिति है। चाहे मिथिला पेंटिंग्स हो, पुष्पम नारायण जी हमारे सामने में बैठी हुई हैं, मिथिला पेंटिंग्स की ओरिजिनल हिस्ट्री पे काफ़ी डिबेट चल रही है। आपको इसमें आगे आना चाहिए और अपने रिसर्चरों को इसमें लगाना चाहिए जो आखिर ये बौद्धिक परंपरा से कितनी निकली थी, हमारे अपनी मिट्टी से कितनी आई हुई है। और फिर जब हम उपेंद्र महारथी और भास्कर कुलकर्णी की बात करते हैं तो उनके द्वारा लाए गए जो आर्ट्स हैं या स्किल हैं वो हमारे लौकिकता पर कितना प्रभाव पड़ा हुआ है। ये काम आपकी है, ये आपका दायित्व है, इसमें किसी सरकार के फंड की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो इंटेलेक्चुअल है वो उसको आप अप्लाई करवाइए, अपने रिसर्चर को लगवाइए, वेरियस जगह से आप अपना रिसोर्स जनरेट करिए और हमें ये छान के दीजिए जो आखिर क्या है। यदि यूनिवर्सिटी का और समाज के दोनों के बीच में तारतम्य नहीं रहेगा तो फिर वही होगी जो यूनिवर्सिटी एकला चलो रहे और समाज एकला चलो रहे और कल जाकर के हमारी स्थिति में बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, किसी बिल्डिंग को एक रिनोवेट और जीर्णोद्धार करने के लिए हमें पैसे की जरूरत हो सकती है, लेकिन पढ़ने और शोध करने के लिए तो किसी पैसे की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी का तो काम यही है जो हम पढ़ेंगे, शोध करेंगे, प्रकाशन करेंगे और ये करेंगे। हम पांडुलिपि की बात करते हैं, हमारे राज लाइब्रेरी में पांडुलिपियां हैं, सरसोपाही कॉलेज में पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियां की संख्या ठीक है, शिव कुमार जी ने कहा था यहाँ पांडुलिपियां की संख्या कम है। मिथिला रिसर्च के डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, उनके यहाँ बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी में बहुत सारी पांडुलिपियां हैं। लेकिन आपके पास जितनी चीजें हैं यदि आप उनको संरक्षित और सुरक्षित रख लेंगे तो समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। हमारे रिसर्चर ढूंढते हैं जो हम इन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, हम कहाँ जाएं। मैथिली और मिथिला पर काम करने वाले भी बाहर के जगह यूनिवर्सिटी में जाकर के चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों पर में आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जल प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है। हम आप समझ रहे हैं अभी सरकार के इतने पैसे जा रहे हैं जल प्रबंधन में, यूनिवर्सिटी एक वर्कशॉप नहीं कर पा रही है जो एक तालाब को संरक्षण करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। यदि तालाब के किनारे में अभी हमारे साथ मैनेजर सिंह घूम रहे थे, उन्होंने कहा जो ये यदि सीमेंट लगा दीजिएगा इस एक तालाब में उसका ब्रीडिंग पॉइंट बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और ये बहुत खराब चीज़ होता है। अब ये एक तालाब को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए एक आम जन को किस नो हाउ की जरूरत होती है। यदि यूनिवर्सिटी इतना भी काम नहीं कर सकता है तो मेरे ख्याल से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चूक हो रही है। आपको आगे बढ़ करके ये बताना चाहिए जो इस सोसाइटी के लिए लोगों को क्या करने की जरूरत है। अदर बात है वो करें कि नहीं करें, आप इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है, आप में इतना रिसोर्सेज नहीं है जो आप किसी तालाब को करके दिखाएंगे, लेकिन आप कम से कम थ्योरेटिकली तो बता सकते हैं, रिसर्च पेपर तो पब्लिश कर सकते हैं, किताबें तो आ सकती हैं, वर्कशॉप तो हो सकती हैं। और हम बार बार जितने भी कंपोनेंट हैं इसके संरक्षण के हम यूनिवर्सिटी पर आकर के रुकते हैं जो और इसमें आपकी भूमिका की हम तलाश करते हैं। नेक्स्ट, हम यदि एक
सर लोपर लेफ्ट ब्रिज की चर्चा करते हैं तो उन्होंने गोल्डन बुक ऑफ इंडिया, जो काफ़ी प्रचलित बुक है पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था जो भाषा, संस्कृति और भौगोलिक आधार पर मिथिला एक कल्चरल रीजन है, और यदि इस कल्चरल रीजन के प्रति हमारी सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो हम मिथिला के एक सच्चे सेवक बन सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हमारा संकट कहाँ पर में है, पुष्पम नारायण जी, आप लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको पूरी स्लाइड आपको हम मेल पर भेज देंगे। हम क्यों परेशान हैं, हमारी कहाँ रुकावट है हमारे पास में नचारी है, महेशवाणी है, गोसाउनी गीत है, सलहेस है, बिहुला है और लोरिक है। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। महात्मा गांधी 1920 में यहाँ पर आते हैं लहरियासराय में ब्रजकिशोर प्रसाद के घर पर में, और उनके बेता के मैदान में जब उनका भाषण शुरू होता है तो सबसे पहले प्रिंसिपल मनोरंजन ने गीत गाया हुआ है। उस गीत का नाम है, उस गीत का टाइटल है फिरंगिया। फिरंगिया से पहले रघुवीर नारायण ने 1912-13 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर में एक बहुत ही सुंदर गीत रचा था जिसका नाम था बटोहिया। आप यदि भोजपुरी संस्कृति की पढ़ाई करेंगे तो बटोहिया पूरे विश्व में भोजपुरी संस्कृति का एक आइकॉन गीत है। कहा जाता है जो जंगल मन से भी अधिक लोकप्रिय था, सुंदर असुभूमि भैया भारत के देशवा के मोहे प्राण बसे हिम कोहरे बटोहिया। अब कहानी यहाँ शुरू होती है, जो मैं बटोहिया का ओरिजिनल टेक्स्ट ढूंढ रहा था और ये ढूंढ रहा था जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म में गाना कहाँ था। आप विश्वास करेंगे, जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म में गाना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के लाइब्रेरी में रखी हुई थी, डिजिटल लाइब्रेरी में 3 महीना तक मैं उसके पीछे पड़ा और 1921 में गया के एक स्कॉलर्स ने उसे गा करके दिया था। हालांकि मुझे ये जानकारी मिली थी जो ग्रियर्सन ने रिकॉर्ड करवाया था, ग्रियर्सन ने रिकॉर्ड नहीं करवाया था, और वो टेक्स्ट हमें 1920 के टेक्स्ट को उन्होंने रिकॉर्ड्स को हमको भेज दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यूनिवर्सिटी को हाथ जोड़ लिए कि भैया आप लोगों के पास में तो हमारी संस्कृति को प्रिजर्व करने की क्षमता यदि कोई सीखे तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से सीख सकती है। हम क्या कर रहे हैं, तो हम सोए हुए हैं, रिसोर्स का हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हम उसका सिर्फ हम बार बार इसकी करते हैं। सच बात यह है तो हमारे विजन को भी एक अलग दृष्टि देने की जरूरत है, एक्सपोजर की जरूरत है, हमें और अपने कदम को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और हम अपनी संस्कृति की सभी चीज़ों को सहेज करके अपने विश्वविद्यालय में यदि रख लें तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे बहुत मददगार होती है। और इसमें आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर या रिसर्चर या प्रोफेसर की हमें सहायता की जरूरत होती है। फिर होती है बटगवनी है। यदि आप बटगवनी के बारे में सुनेंगे तो ये एक इतना ही टफ टाइप का है जो जब महिलाएं एक ग्रुप में चल करके चलती भी हैं और गाती भी हैं और अपने सांस को रोकने का अभ्यास करती है। बहुत ही टफ है। बटगवनी खत्म हो रहा है हमारे यहाँ से, लगनी खत्म हो रहा है, गुलारी खत्म हो रहा है, उसके बाद तो स्त्री मन और पुरुष मन की जो गीत थे वो सब खत्म हो रही है, समदौन खत्म हो रही है, मरसिया खत्म हो रहा है, विदापत गीत खत्म हो रही है, लगनी खत्म हो रही है, चेतावर, मलार, योग, उचती, 12 मासा, चौमासा, सोहर, डाकन, इस सब के स्वरूपों में, इन सब के स्वरूपों में परिवर्तन आ रही है। गूगल बाबा भी हमें परेशान कर रहे हैं। किसी आदमी के मन में आया और उसने अपना ये रिकॉर्ड करके गूगल बाबा पर डाल दिया। कहीं वो ये नहीं देखती है कि इसके ओरिजिनल स्वरूप से हम कितना छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनके ओरिजिनल शेप से कितना हम अलग कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। वो अपने संगीत के परंपरा में अपने गुरु का कोई मदद नहीं लेते हैं और गूगल बाबा आ करके हमारी संस्कृति पर एक बड़ा संकट पैदा कर रहा है। यदि हम नृत्य की बात करते हैं तो झिझिया की बात करें, दसोत की बात करें, घसकट्टी की बात करते हैं, और डोमकच, कीर्तनिया, सामा चकेवा, नैना जोगिन, जितने भी फॉर्म है हमारे यहाँ, हम पुष्पम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे जो आप एक पाठ्यक्रम बनाइए। पाठ्यक्रम में थ्योरेटिकल पार्ट अलग हो, प्रैक्टिकल पार्ट अलग हो। आप हमसे भी मदद ले सकती हैं, मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम आपको देंगे। लेकिन मेरा ये कहना है जो इस क्षेत्र का जो ओरिजिनल स्वरूप है उस स्वरूप को आप प्रिजर्व करके रखिए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, तभी आपका ये इसमें आगे होगा। और फिर मैं रिपीट करता हूँ, किसी रिसोर्स की कोई कमी नहीं यूनिवर्सिटी को है। कम से कम मैम तो इतना तो कर सकती हैं जो आपको कुछ किताब खरीदने के लिए पैसे दें। यदि पूजा की हम बात करें तो ये सब चीज़ों पर में हमें थोड़ा सा और सक्रिय होने की जरूरत है। नेक्स्ट, अब मैं यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए था, मैं इस पर आ रहा हूँ। अंतर विभागीय शोध जिसकी चर्चा मैडम कर रही थी, यदि उसमें साइंस की जरूरत है, सोशियोलॉजी की जरूरत है, हिस्ट्री की जरूरत है और तब संगीत को मदद चाहिए, तो जब तक ये सब मिल करके हम काम नहीं करेंगे तो मैम चाहेगी अकेली हम काम कर लें, सोशियोलॉजी वाले अकेले काम कर लें, हिस्ट्री वाले अकेले काम कर लें, तो वही होगा जो हो रहा है। हमें अंतर विभागीय शोध को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और एक चीज के बारे में जो शिव कुमार जी ने बहुत ही
बहुत ही दबे शब्दों में कहा, मैं उसे खुले शब्दों में कह रहा हूँ, जो मैंने 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से लाया था, जो आपके कामेश्वर सिंह रिसर्च इंस्टीट्यूट को फिर से जिंदा किया जाए। प्रोफेसर हेतुकर झा जिंदा थे, उन्होंने कहा यदि तुम गुरु मानते हो मुझे तो मुझे गुरु दक्षिणा दो, जो तुम उसको जिंदा कर दोगे। मैंने सारे कुछ करवाए, लेकिन फिर भी वो मृत है, वो जिंदा उसको करने की जरूरत है। इसलिए प्रोफेसर अग्रवाल को भी इनिशिएट लेने की जरूरत है, जो जिंदा करने के लिए वहां से रिसर्च जर्नल पब्लिश होते थे, आज नहीं पब्लिश हो रही है, रिसर्च स्कॉलर्स नहीं जा रहे हैं। हम किसी पर दोषारोपण नहीं करते हैं, हमारी सिर्फ इतनी मांग है जो आप उसको फिर से एक्टिवेट कर दीजिए। वाइस चांसलर के चैम्बर के पीछे में वो इंस्टीट्यूट पड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता जो वाइस चांसलर वहाँ जाते भी होंगे वहाँ पर। में एक डिजिटल स्वरूप है। अभी हमारे गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको इसलिए याद करता हूँ जो उन्होंने अपनी सारी पुस्तकें मैथिली की वो मैथिली डिपार्टमेंट को दे दिया था। बीना ठाकुर जी भी यहाँ बैठी हुए हैं, और उनके पुत्र दमन जी यहाँ पर में डायरेक्टर बने हुए हैं लाइब्रेरी के। मैं उनसे ये आशा करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, जो उसको डिजिटल स्वरूप देने का रूप दें। यदि आप उसको ट्रेडिशनल स्वरूप में रखेंगे तो लोग उससे बहुत लाभान्वित नहीं लेंगे। पूरी दुनिया डिजिटल में जा रही है। मिथिला यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ करके सभी यूनिवर्सिटी को बताना चाहिए जो डिजिटल स्वरूप में हम क्या करें। मिथिला से निकलने वाले, चाहे मिथिला मोद हो, चाहे कोई भी मैगजीन्स हो, कोई भी अखबार हो, आर्यावर्त हो, इंडियन नेशन हो, कुछ भी हो, उसके डिजिटल स्वरूप को आप प्रिजर्व करके रखिए, जैसा कि त्रिमूर्ति कर रहा है, जैसा कि दूसरे लाइब्रेरी कर रहे हैं। और आप देखिए जो उसका रिसर्च शोध पर में कितना असर पड़ रहा है। रिसर्चर को यदि रिसोर्स नहीं मिलेंगे तो रिसर्च सेकंड ग्रेड के हो जाएंगे। आप उनको रिसोर्स के लिए इंतजाम करिए, और उसके लिए यदि पैसे की जरूरत हो तो आप यूजीसी से लिखिए, गवर्नमेंट से लिखिए, यूनिवर्सिटी से लिखिए, और हेरिटेज भवन का आप कंजर्वेशन करवाइए। अभी मैम बता रही थी जो गवर्नमेंट जब तक नहीं देगी नहीं होगा। कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी को 7 करोड़ रुपया दिया गया था, हम लोगों ने उसमें इनिशिएटिव लिया था विधान परिषद की मदद से, और फिर भी संतुष्ट नहीं है हम लोग, क्योंकि अभी अखबार में पढ़ रहे थे जो वहाँ ऑब्जेक्शन हो रहा है, जो जिस ग्रामर के अनुसार से उस हेरिटेज का संरक्षण किया जाना चाहिए था उस ग्रामर को मेंटेन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ जो रिसोर्स मिल जाने से आपके हेरिटेज मेंटेन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है जो रिसोर्स आने के बाद भी यदि आपके पास में नो हाउ नहीं आएंगे तो नहीं होंगे, फिर ढाक के 3 पात होकर के रह जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो यूनिवर्सिटी को रिसोर्स सचेस्ट होने की जरूरत है। और आपका सूचीकरण है, आपको पता होगा चार्ल्स मैरिज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1880-82 में चार्ल्स मैरिज ने जहां आपका कार्यालय और पूरा परिसर है, इसको बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने सजाया था। बोटेनिकल प्लांट्स यहाँ लगाए हुए थे, उन प्लांट्स की वैरायटीज इतनी अधिक थी जो मैनेजर सिंह को हमने कहा रहा था जो भाई ये इस पूरे वर्ल्ड का कामेश्वर सिंह, ये जो परिसर है कामेश्वर नगर, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक लाइट हाउस का काम कर सकती है। लेकिन चार्ल्स मैरिज के लगाए हुए जितने प्लांट्स थे, मैं देहरादून के मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट से FRI से मैं बात किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात किया था, मेरी छोटी सी डिमांड थी जो सिर्फ इसका सूचीकरण कर दीजिए, ये कौन सा प्लांट्स है, आप बता दीजिए इसका क्या उपयोग है, बोटेनिकल नेम क्या है। बॉटनी डिपार्टमेंट से मैंने आग्रह किया था कि भाई इतना तो कम से कम करवा लीजिए, जो एक एल्बम बनवा लीजिए जो कामेश्वर सिंह रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे परिसर में कितने प्लांट्स थे। आप लोग बैठ जाएं प्लीज। उसमें क्या पैसा लगता है और उसमें वाइस चांसलर को परमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और चार्ल्स मैरिज को यदि हम श्रद्धांजलि देंगे तो कम से कम उनके नाम पर मैं बॉटनी डिपार्टमेंट एक डिजिटल लैब तो यहाँ पर मैं कर दे। नेक्स्ट एक और मैं आग्रह करना चाहता हूं डॉली मैम से। डॉली मैम, मैं आपके कॉलेज में जब आप नगद बैजा में थी, मुझे पता नहीं आप उसमें प्रिंसिपल थी या नहीं, लेकिन मेरा गांधी पर वहाँ में लेक्चर हुआ था और उसमें मैंने कहा था जो एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत होती है। आपके यूनिवर्सिटी में कामेश्वर सिंह संग्रहालय पहले से बनी हुई है, आप यदि उस संग्रहालय को थोड़ा सा विस्तार दे दें, थोड़ा सा उसमें एक दिन आप चले जाएं, जाकर के देखें यहाँ क्या है। सबसे पुराना एयर कंडीशन यदि बिहार में पहला आया था तो दरभंगा महाराजा ने खरीदा था, वो उसमें आपको मिल जाएंगी, उनके पर्सनल चीजें भी मिल जाएंगी। एक बड़े विस्तार देने की जरूरत है और उस बड़े विस्तार में यदि मैम आप फोक को जोड़ देंगी, उसमें हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में जितने भी काम होते हैं उनके जो मटेरियल्स हैं और हमारे यहाँ पूरे समाज में जो फोक में व्याप्त हैं, यदि आप उसको ले करके और एक म्यूजियम की कल्पना कर दें यहाँ पर में, तो एक बड़ा काम होगा और वो पूरे बिहार के लिए एक बड़ा एक स्टेप हो जाएगा। यूनिवर्सिटी को बहुत पैसा नहीं लगेगा, कुछ रुपये की जरूरत पड़ेगी। आपके ऑलरेडी वहाँ पर स्टाफ वाले से हैं, लेकिन यदि आप ये काम कर देंगे तो बिहार के लिए पहला काम होगा। आपको मैं बता, आपने यूरोप का चर्चा किया, जापान बहुत छोटा देश है, जापान में 300 म्यूजियम्स हैं। आप यदि म्यूजियम्स को आप एक अर्निंग सोर्स के रूप में मानेंगी तो ये आपका परिसर आपके लिए इतना पैसा जनरेट कर देगा जो शायद आप गवर्नमेंट से आपको देखना नहीं पड़ेगा। हम एक और आपको एक आग्रह करना चाहते हैं
दरभंगा महाराजा जब यहाँ थे तो वहाँ उन्होंने इंद्र भवन बनाया था परफॉर्मिंग आर्ट के लिए। आपके पास डिपार्टमेंट है, आपके पास स्टेज है, सब कुछ है। आप गुवाहाटी का एक मैप मंगवा लीजिए या फिर चेन्नई का मंगवा लीजिए, उस दोनों को मिला करके दरभंगा में एक कल्पना करवाइए जो म्यूजियम होगा, परफॉर्मिंग आर्ट का सेंटर होगा और एक बृहद कल्चरल जोन आप यहाँ डेवलप कर सकती हैं। और ये हो सकता है जिसमें क्रिएटिव आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट दोनों की एक ही जगह समावेश हो जाए। मैम बहुत बड़ा उपकार होगा, कम से कम मिथिलावासी आपको जिंदगी भर के लिए याद करेंगे। नेक्स्ट, अब मैं उसको थोड़ा सा आपको दूसरे ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे पंजीकार जी बहुत डोपटा उपटा डाल के बैठे हुए हैं, हमारे ग्रामीण भी हैं वो। एक हमारे पास में एक इशूज आती है पंजी। पंजी क्या होता है और पंजी लोगों को क्यों जानना चाहिए? बार बार जब पंजी की चर्चा होती है तो जो बाहर के लोग हैं जिनके घरों में पंजी का प्रैक्टिस नहीं होता है वो समझ भी नहीं पाते हैं जो पंजी की क्या जरूरत है या फिर इतिहास की चीज है ये हमारी यूटिलिटी है कि नहीं इसका। और मेरी बात का विश्वास करिए, जब तक लोग अपनी यूटिलिटी नहीं मानेंगे आपके प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के अभियान में वो नहीं जुट सकते हैं। तो मैं आपका ध्यान कुछ स्लाइड्स के माध्यम से पंजी को आकर्षित करना चाहता हूं। सेकंड सेशन में आपके विस्तार से इसमें चर्चा होगी। ये एक फॉर्म होता है जिसमें कि पिता है यहाँ पर में, फिर ससुर है और ये कुल मिलाकर के 32 कॉलम्स हैं। यदि बिहार मिथिलांचल में तृतीय ब्राह्मण थर्ड कास्ट, इसकी यदि शादी की बात चलती है तो सबसे पहले पंजी का एक्सरसाइज होता है और पंजी की एक्सरसाइज में ये देखा जाता है जो हमारे लड़का की शादी इसकी लड़की से हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अधिकार है कि नहीं शादी में, हम दोनों स्वजन तो नहीं हैं तो अस्वजन का सर्टिफिकेट हमें ऑब्टेन करना पड़ता है। और यही हमारा पंजी का दस्तावेज है जो इस कल्चरल रीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजर सिंह साहब, आप जितना भी आपके पास सरस्वती ने गुण दिया हुआ हो, आशीर्वाद दिया हो, उस पंजी को यदि हम बचा करके रख लें अगले पीढ़ी के लिए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है। लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, वो कठिनाइयों को मैं जिक्र करना चाहता हूं। हो सकता है उन कठिनाइयों को जिक्र करूं तो कुछ लोगों मुझ पर गुस्सा भी होंगे, लेकिन उसकी मैं परवाह नहीं करता हूं। नेक्स्ट, ये एक दूसरा एक देवदत्त नाम के कुल का पूरा एक बनाया गया है जो उसकी शादी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। नेक्स्ट, अब ये हम क्यों इसको मानते हैं, इसकी हिस्टोरिकल रीजंस क्या है? याज्ञवल्क्य ने, गौतम ने, वृद्धशाप ने, सब हर्ष ने संस्कृत के श्लोक के माध्यम से हमें बताया है जो ये पंजी हमें अस्वजन क्यों करना चाहिए, 7वीं पीढ़ी के अंतर्गत यदि हम शादी करते हैं तो हमें इसका क्या घाटा होगा, हमें क्यों नहीं करना चाहिए, वो सब उन्होंने बड़े ही विस्तार से इसके बारे में समझाया है हमें और याज्ञवल्क्य के बाद हम इसको फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखिए जो इसका हमें जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी जो आप यदि इसके हिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो कर्नाटक से पहले यहाँ पर में बौद्ध के शासन थे और बौद्ध के शासन में जो खास करके जो उनके जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थे वो आज की पीढ़ी की हमें नहीं, हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं और हमें उनसे बचना था। और उन जो सामाजिक हमारे विभेद हो रहे थे उससे हमें अपने को बचाने के लिए हमें पंजी का सहारा लेना पड़ता था। नेक्स्ट, हरिनाथ उपाध्याय का नाहम चंडालगामिनी और नाहम पचरिक्ता चंडालगामिनी, ये श्लोक हमारे महिला बुद्धिमानों के लिए, एक महिला विदुषियों के लिए एक बड़ा श्लोक बनकर के आया हुआ है। जहाँ भी हम महिला की चर्चा करते हैं और मिथिला की चर्चा करते हैं तो हम इस श्लोक का जरूर चर्चा करते हैं। और यही वो श्लोक है जब राजा हरिसिंह देव ने 1310 ईस्वी में पंजी की स्थापना किया था। और वो श्लोक क्या है मैं अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। और धीरे धीरे पंजीकारों ने पहले तो अपना ये वंश वृक्ष बनाया, वंश वृक्ष बनाने के बाद शादी एक दूसरे से जोड़ते चले गए और एक बड़ा स्रोत बढ़ता गया। नेक्स्ट, अब हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो क्या ये पंजी क्या सिर्फ ये एक मिथक है या फिर ये हमारा किस्म के साथ साइंस की जरूरत है। मैं आपकी पॉइंट पर आ रहा हूँ। जो साइंस को सोसाइटी के साथ जोड़ने के लिए, अपने कल्चर के साथ जोड़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और ये देखिए 1802 ईस्वी में वनस्पति विज्ञान की एक अलग शाखा बनी थी। 1822 ईस्वी में मंडल साहब ने एक्सरसाइज किया था। जेनेटिक्स में और पंजीक में और हाइब्रिड के सिद्धांत को यदि आप पढ़ेंगे तो कि आप सब प्रोफेसर हैं, हम अधिक नहीं बताना चाहते हैं। शशिधर सिंह का एक रिसर्च आया था, उसमें उन्होंने समगोत्रीय शादी को निषेध माना था और
ऑस्ट्रेलिया के यंगोयान ने एक रिसर्च किया था उसके शादी पर में, ऑस्ट्रेलिया के मूलवासी पर में थे, उसका भी रिसर्च इसी पैटर्न पर आया हुआ था। और कैरोलिन ब्राउन का हम बार बार नाम लेते हैं, उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं। कैरोलिन ब्राउन यहाँ पर 3 साल कठलवाड़ी मोहल्ला में रुक करके मिथिला पेंटिंग्स पर में, मैथिल पद्धति पर में बहुत सुंदर रिसर्च की हुई हैं। कैरोलिन ब्राउन ने फिजी इंडियन पर अध्ययन किया, उसके बाद वो फिर मिथिला आई। और कैरोलिन ब्राउन की ये ताकत थी जो पंजी निकाल करके किसी का भी अस्वजन और किसी का भी अनाधिकार वो देख सकती थी। अमेरिकन लड़की थी वो, अमेरिकन लेडी थी। कैरोलिन ब्राउन का भी यही था जो हमको अनाधिकार विवाह नहीं करनी चाहिए, अनाधिकार विवाह पूर्णतः निषेध है और ये ब्लड रिलेशन के बीच में विवाह नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न होता है अब मेरा, अब ये तो बहुत ही हिस्टोरिकल चीजें थी। नेक्स्ट, अब हम आपके समक्ष कुछ विचार के लिए रखना चाहते हैं जो इसका पंजी का कुछ दुरुपयोग भी हुआ है सोसाइटी में। और हमारे कई रिसर्च आर्टिकल्स, किताबें भरी पड़ी हुई हैं लोगों के, जो जिसने कहा था जो ये पंजी का बंगाल के साथ क्या हुआ, लौकिक का क्या हुआ, और हमारे यहाँ जो श्रोत्रिय योग्य पंजीबद्ध जयबार और दोगमिया का अस्तित्व आया था वो उसके पीछे क्या विकृति थी, समाज की मानसिक सोच क्या थी, पंजी का क्या कुप्रभाव था, कैसे उसको मिसयूटिलाइज किया गया था। नेक्स्ट, ये हमें इस पर प्रोफेसरों को इस पर विचार करने की जरूरत है। और प्रथम श्रेणी के योग कभी 1914 में 115 हुआ करते थे, 1980 में आकर के 6 हो गए, अब वो विलुप्त की श्रेणी में आ गए हैं। तो क्या हम पंजी कहाँ से कहाँ लेकर के चले थे और कहाँ से कहाँ लेकर के हम आ चुके हैं। पंजी के जो खंडित समाज थी उसने क्या क्या किया था, किसी पंजी में ये जिक्र नहीं है जो ये फलाना परिवार बहुत ऊंचा है और फलाना परिवार बहुत नीचा है। हमारी बात का समर्थन करेंगे हमारे आदरणीय पंजीकार जी बैठे हुए हैं। लेकिन हमें समाज में विभेद पैदा होते चले गए। कोई अपने को बड़ा कह दिया, भाई बड़ा किस बात के लिए है उनको पता नहीं है, छोटा ये है, छोटा किस बात के लिए तो उनको पता नहीं है। और इस तरह से हमें विधवा विवाह की संख्या, विधवा के एक आदमी के मरने से 69-70 विधवाएं होती थी। आप उस समाज की कल्पना करिए, यदि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 70 महिलाएं विधवा हो जाती हैं। एक आदमी अपने ससुराल में एक बार जिस महिला से गया शादी करने के लिए, शायद जिंदगी में दोबारा वो जाता भी नहीं था। यहाँ पर में ये स्थिति थी समाज की, और उस समाज के मूल में पंजी थी। उस पंजी के कारण बेमेल शादियाँ हुई, तिलक दहेज बढ़े। तो हमें इस पर प्रोफेसरों को विचार करना चाहिए, जो हमें पंजी को कहाँ तक कैरी ऑन करना है, कहाँ कैरी ऑन नहीं करना है। ये समाज कम से कम नहीं कर पा रहा है पिछले 20, 30, 40 सालों से, तो मेरा अध्ययन है। हम ये फुटबॉल आपकी नेट में डालना चाहते हैं, जहाँ पर ब्राह्मण की 26 सभागाछियाँ थी, शायद 108 सभागाछियाँ अब नाम मात्र की हैं, सिर्फ एक दिखाने भर की हैं। सारी सभागाछियाँ नष्ट हो गई हैं, बंद हो गई हैं, हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम प्रोफेसरों को, आपको अनुरोध करते हैं जो इस पर हमें विस्तार से रिसर्च करने की जरूरत है। नेक्स्ट, पंजी दरभंगा, राज दरभंगा पंजी के मास्टर कस्टोडियन हुआ करते थे। विश्वविद्यालय को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, विश्वविद्यालय को मास्टर कस्टोडियन के रूप में डेवलप करनी चाहिए अपनी भूमिका। हम आपको याद दिला दें, जो अमेरिका का यूटा यूनिवर्सिटी आपके पंजी के सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करके ले गई है, वहां पर में रख ली है। और हम अपने यूनिवर्सिटी की भूमिका में नहीं तलाशते हैं जो हमारे सारे पंजी हमारे कस्टोडियन में होना चाहिए। कम से कम एक मास्टर पंजी तो होनी ही चाहिए, ताकि कोई उसमें कोई ये नहीं कर ले। मिथिला में पहले राजपूत, सूढ़ी, मुसलमान, लगभग सभी जातियों की पंजी हुआ करती थी। आज वो पंजियाँ सिमट गई हैं। यदि हम ये कहते हैं कि ये पंजी बहुत वैज्ञानिक है, तो हम समाज को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते हैं। जो हमारे समाज में जितने वर्ग हैं, जितनी जातियां हैं, उनकी भी शादी अनाधिकार में होनी चाहिए। इसमें कौन सी बुराई है। और यदि इसमें यूनिवर्सिटी का सपोर्ट लेना चाहिए तो यूनिवर्सिटी को रिसर्च करके ये बताना चाहिए कि हाँ भाई, अनाधिकार में शादी नहीं होनी चाहिए, अनाधिकार में शादी होना खराब बात है, तो सभी लोग इसको अडॉप्ट करें। यदि पंजी नहीं है, हरि सिंह देव के समय में पंजी बननी शुरू हुई, तो डॉली मैम के समय में आज पंजी बननी शुरू हो जाए तो क्या हर्ज है। तो भाई ठीक है, आज से ही शुरू हो जाते हैं, हम वंश वृक्ष तैयार करते हैं, नई पंजी बनाते हैं। हमें इस पर सोचने की जरूरत है। ये हमारे संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हमें बहुत गौरव है हमारी इस पंजी व्यवस्था पर में। हमें इस पर विचार करने के लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, एक और हम कठिन बात करना चाहते हैं। शायद हम ये सही हैं, शायद हम सही नहीं भी हैं। जो महाराजा हरि सिंह देव समय की एक भी पंजी पूरे मिथिलांचल में कहीं नहीं है। मैं हो सकता हूं मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है उस समय की पंजी नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। हमारे पंजीकारों के पास में जो पंजी है वो 300, 350, 400 साल पुरानी होगी, उससे अधिक पुरानी नहीं होगी। हमारा ध्यान इस ओर भी हम आकर्षित करना चाहते हैं अपने यूनिवर्सिटी का। जो भाई पंजी यदि हमारे पास है तो उसको आप पहले प्रिजर्व करिए, कंजर्व करिए, उसको डिजिटाइज करिए, जरूरत पढ़ने पर ट्रांसलेट करवाइए, ताकि ये आम जनता के लिए उपलब्ध हो सके। और इसमें जब तक यूनिवर्सिटी नहीं आगे आएगी,
हम उसको नहीं हो सकता है। यदि इंटैक्ट की मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम इंटैक्ट के द्वारा इसकी सहायता भी हम करने के लिए तैयार हैं। ये मत समझिएगा जो सिर्फ मिथिला में पंजी हुआ करती थी, पंजी आसाम में भी थी, पंजी बंगाल में भी थी, पंजी उड़ीसा में भी थी, केरल में भी थी, अफ्रीका में भी पंजी होती है, अमेरिका में भी होती है, और इंग्लैंड और अमेरिका के विश्वविद्यालय अपने सभी जानवरों का, कुत्तों के पंजी भी रखते हैं वो, हाथियों के भी पंजी वो रखते हैं, और गाय और भैंस के पंजी रखते हैं वो। पंजी मतलब क्या, उनके फिजिकल स्वरूप में क्या चेंजिंग हो रहा है वो एक स्लाइड बना के रखते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी अभी भी इस मामले में पीछे है। हमें उस तरफ हम नहीं ध्यान देते हैं जो हमारे क्षेत्र के जो गाय हैं, हमारे क्षेत्र के जो भैंस है, उनके ब्रीडिंग में क्या चेंजिंग आया है, हम इस ओर भी यूनिवर्सिटी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। बहुत पंजी की बात हो गई, अब थोड़ा सा हम अभिलेख की बात करेंगे। ये दो फोटो आपके सामने में देख रहे हैं, नानीदेव का सिंगरौंगर अभिलेख और अंधराठाड़ी का विष्णुमूर्ति अभिलेख। इसके बारे में शिव कुमार जी ने थोड़ी सी चर्चा की आप लोगों को। नेक्स्ट ये हम आपको ये ध्यान दिलाना चाहते हैं, ये याद दिलाना चाहते हैं, जो मिथिला स्कूल ऑफ फिलॉसफी और मिथिला स्कूल ऑफ लॉ हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। यदि हम आज यहाँ पर हैं, किसी मिथिलांचल में आप ये नहीं, कोई आपके पास पैरवी करने के लिए आया होगा तो चलिए हमको डीएम साहब से एक राइफल का लाइसेंस दिलवा दीजिए। क्यों नहीं करता है कोई आदमी ये पैरवी? इसलिए नहीं पैरवी करता है तो यहाँ का जो लॉ है, मिथिला स्कूल ऑफ लॉ जो था वो गांव-गांव में गया हुआ था। सभी लोग धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। तो सभी लोग जब जान जाएंगे तब फिर उसके आधार पर में अपना उसको अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। और यही कारण है जो हमें अपने मिथिला स्कूल ऑफ फिलॉसफी पर में बहुत गर्व है। हम बादशाही की चर्चा करें, अक्षपाद की चर्चा करें, बौद्ध विद्वान दिगंत की चर्चा करें, हम वाचस्पति मिश्र की न्याय वार्तिक और तात्पर्य टीका की चर्चा करें, या फिर जो भी हो, इसमें ब्रह्मसूत्र और भांति की अभी चर्चा मुश्ताक साहब करके चले गए थे। हमें उन फिलॉसफी का, जो हमारी स्कूल ऑफ थॉट की फिलॉसफी थी, हमें जब तक एक सामान्य शब्दों में आम जनता को हम नहीं समझा पाएंगे, हम उस फिलॉसफी के साथ आम जन को नहीं जोड़ पाएंगे, फिर हमारे नानीदेव का जो शिलालेख है या कोई भी मूर्तियां हैं, उसकी जरूरत नहीं रह पाएगी समाज में, और वो चीज हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। नेक्स्ट, ये न्याय मंदिरी उदयनाचार्य का जो दार्शनिक और साइन योद्धा थे, उनके द्वारा जो लिखी गई चीजें हैं, मैं उन सबका एक संक्षेप में आपके सामने में जिक्र कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब ये दर्शन के क्षेत्र में जो हमारे जितने भी हुए हैं, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, हिंदू हो, वो सब के साथ हमारे मिथिला का जो हमें उस पर गौरव है। लेकिन फिर अब वहीं पर आते हैं जो यूनिवर्सिटी को इसमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट, अब ये शिक्षा के केंद्र थे। मैम, आपकी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे स्कूल को अडॉप्ट किए होंगे, पता नहीं आप लोग एफिलिएटेड बोलते हैं, नॉन एफिलिएटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हम आपको कुछ लिस्ट दे रहे हैं जो हमारे प्राचीन काल से शिक्षा के आश्रम हुआ करते थे। थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी को एक्सरसाइज करवाइए, जो अभी वो क्या स्थिति में, क्या आप उसको अडॉप्ट करके हमें पुरानी गौरव को आप फिर से स्थापित करने में आपकी यूनिवर्सिटी हमारी मदद कर सकती है। हमारे पास में वेदवती आश्रम हुआ करते थे, वशिष्ठ आश्रम हुआ करते थे। ये पूरे के पूरे हम आपको नाम दे रहे हैं जहाँ पर हमें आपके इतिहास के ग्रंथों में मिलते हैं, जो यहाँ पर एक एजुकेशन सेंटर हुआ करता था। तो क्या यूनिवर्सिटी इस ओर एक्सरसाइज नहीं करना चाहती है? तो यदि वहाँ पर एजुकेशन सेंटर था तो अभी किस रूप में है, और हमें उस पर में क्या एक्सरसाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट, नारी की यदि हम चर्चा करते हैं तो हमारे ये गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, जो जहाँ पर नारी यहाँ पर में बहुत ही विदुषी हुआ करती थी। यहाँ पर सह शिक्षा की व्यवस्था थी। यहाँ पर में उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, उन्होंने बहुत बड़े शास्त्रार्थों में भाग लिया हुआ है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ की एक अलग मिट्टी की खासियत क्या है, यहाँ पर कट्टरता नहीं है। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध का एक कई सौ सालों तक विवाद चला है, लेकिन कट्टरता के निशान नहीं आएंगे। वाचस्पति मंडन मिश्र का जो संवाद हुआ है, उससे हम अपने को बहुत गौरवान्वित मानते हैं। वो हमारे गौरवशाली अध्याय है वो वहाँ पर में। लेकिन यहाँ पर में आपको बौद्ध मंदिर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। कई तो ऐसे भी मिलेंगे जो बौद्ध मंदिर को हमने हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है, और हमें उसके, जैसा कि पश्चिम का उन्होंने दिखाया था, हमें इसके भी अवशेष मिलते हैं जो हमारे मिथिलांचल में बौद्ध काल में 8वीं और 9वीं शताब्दी में बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। नेक्स्ट, ये देखिए, ये हमने एक स्लाइड आपके सामने में लाया जो हमारे यहाँ बौद्ध की कितनी मूर्तियाँ थीं और वो मूर्तियाँ हमारे पास में क्यों है। यदि वो क्यों है तब आपको लगेगा कि नहीं, यदि हम इन मूर्तियों को नहीं रखेंगे सुरक्षित तो हमारा एक हिस्टोरिकल एविडेंस खत्म हो जाएगा, हमारी सारी परिकल्पनाएं खत्म हो जाएगी, और तब यूनिवर्सिटी को समाज के साथ मिल करके, सरकार के साथ मिल करके इस पर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट,
अब ये हमारा डैमेज कहां पर हुआ था, एक स्लाइड के माध्यम से हम सिर्फ चर्चा करके छोड़ देना चाहते हैं। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का 1830 में क्या फरमान था, 1839 में क्या हुआ था, सिसिफीन का प्रतिवेदन क्या आया था, वेलेंटाइन का प्रतिवेदन क्या आया था, और किस प्रकार 1875 आते आते भाषा, संस्कृति, लिपि, सब चीज को लेकर के हमारे समाज में एक विवाद उत्पन्न हो गया और हम अपनी संस्कृति से बेपरवाह होते चले गए। नेक्स्ट, हम यदि हेनरी बेवर्ली के प्रतिवेदन को पढ़ेंगे जो 1874 उसने दिया था, तो उसने मिथिलाक्षर के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा था तो यहाँ पर में क्या क्या चीज उपलब्ध हैं। ग्रियर्सन ने इस ओर अपना एक्सरसाइज भी किया था और उन्होंने यहाँ पर में अपना फॉन्ट भी डेवलप किया था, लेकिन अभी भी मिथिलाक्षर को हम वो स्थान नहीं दिला पाए हैं जिस स्थान के बदौलत उसने अष्टम अनुसूची में मैथिली को स्थान दिला पाई थी। हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब थोड़ा सा हम पुष्पम नारायण के चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में विद्यापति संगीत को हमने ब्रांडिंग नहीं किया है। अभी भी हम जब ब्रांडिंग की बात आती है तो हम उठाते हैं मखाना हमारा बहुत सुंदर है, मधुबनी पेंटिंग्स हमारी बहुत सुंदर है, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास मानिए मैम, यदि आप विद्यापति संगीत के सभी पक्षों को उजागर कर देंगे शोध के माध्यम से और प्रैक्टिकल माध्यम से, तो आपके पूरे वर्ल्ड के लिए विद्यापति संगीत एक बड़ा ब्रांडिंग मिथिला का बन सकता है। और उसमें क्या नहीं है, उसमें जो उसकी जो बारीकियां हैं, उसके जो मूल स्वरूप हैं, यदि आप उसको पहले प्रिजर्व करवा लें, तब आप देखिए जो विद्यापति के संगीत की क्या महत्ता थी, कितने बड़े स्कॉलर्स थे वो, और उन्होंने कितने बड़े संगीतकार थे विद्यापति। और तब आपको पता चलेगा जो चाहे वो ज्योतिश्वर हो, चाहे वो उमापति हो, या नान्यदेव हो, या लोचन हो, उसमें उसने मिथिला के संस्कृति को और संगीत को किस प्रकार उन्होंने पिरोया है और आज की पीढ़ी को हमें किन सब चीज़ों को देने की जरूरत है। नेक्स्ट, हम आपको थोड़ा पीछे चलो, हम इसमें आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ के ध्रुपद परंपरा का। दरभंगा महाराजा ने संगीत को प्रश्रय देने के लिए बहुत काम किया हुआ है, हमें संरक्षण देने की जरूरत है। ध्रुपद का ये इतना सुंदर केंद्र बना था जिसकी चर्चा आपको पटियाला घराना के डॉक्यूमेंट्स में, जयपुर घराने के डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलते चले जाएंगे। रामचतुर मल्लिक के पिता थे राजित राम द्वारा, उनके द्वारा भक्ति विनोद का प्रकाशन किया गया था। आपके डिपार्टमेंट में है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। रामचतुर मल्लिक को पद्मश्री भी मिली थी। और यहाँ एक बड़ा सेंटर जिसे आप अमता घराना कह दीजिए, दरभंगा घराना कह दीजिए, हमें उस पर गौरव करने की जरूरत है। और एक नई पीढ़ी को जो दरभंगा महाराजा ने हमें रास्ता दिखा गए थे, हमें उसको सहेजने की जरूरत है। नेक्स्ट, थोड़ी सी मैथिली की चर्चा नहीं करेंगे तो इस क्षेत्र की हमारा ये प्रोग्राम नहीं होगा। हमारा मिथिला की यदि हम चर्चा करते हैं, जो हम प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट सबको लेकर कहते हैं, और एस्ट्रिन पेरी की और जॉन बीन्स की हम चर्चा करेंगे, तब हमको लगेगा जो हमारे मैथिली साहित्य की कितना गौरवशाली परंपरा और इतिहास रहा है। हम ये एक छोटा सा लिस्ट बना करके लाए हुए हैं दमन कुमार झा के लिए, और उसमें हमने एक लिस्ट बनाया है। हम चाहते हैं कि जब हम कभी आएँ तो डिजिटल फॉर्म में हमारे वो सारे मिल जाएं। नेक्स्ट, ये एक फोटो, ये वही फोटो है 1934 अर्थक्वेक के बाद, जिसे लेकर के हमारी मिथिला पेंटिंग्स वर्ल्ड फेम हो गई है। यही फोटो मार्ग में छपी हुई थी, भूकंप के बाद का लिया गया फोटो। नेक्स्ट, मिथिला पेंटिंग्स के बारे में इसने क्या क्या किया, ललित नारायण मिश्रा ने क्या किया था, विलियम आर्चर और आर्ट ने क्या किया था, उसके ये लिस्ट है। नेक्स्ट, हमें कितने पद्मश्री मिले और कितने नेशनल अवार्डी मिले हैं। दुलारी देवी को अभी मिला हुआ है ये। नेक्स्ट, अब हम लास्ट में आते हैं जल प्रबंधन में। जल प्रबंधन के लिए हमें बृहद संहिता का उल्लेख करना पड़ता है। मधुबनी के जितने भी तालाब हैं वो बड़े बड़े हैं। मिथिलांचल के दिघी का 41 एकड़ जमीन है, गंगा सागर 28 एकड़ में, हराही 22 एकड़ में है। घोड़दौड़ तक इतनी लंबी तालाब की श्रृंखला है, जो घोड़ा दौड़ाइए तब जाकर के आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच पाइएगा। लेकिन इसके लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। हमें तालाब के लास्ट में हमें उसके प्रिजर्वेशन का हमें पूरा नो-हाउ नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें वो अत्यधिक व्यापारिक दोहन के लिए हम उतर आए हैं, और मछली मारने के लिए लेकर के हम बहुत सारे उसमें हम जहर का उपयोग करते हैं उसको मारने के लिए। एक बड़ा यूनिवर्सिटी को जिम्मेवारी है जो वेटलैंड को लेकर के, कुशेश्वर स्थान का जो मैम आप यहाँ पर में एरिया है बिरौल से आगे, उस एरिया में यदि आप जाएंगे तो उस समय वहाँ पर में पानी बहुत दिनों तक रहा करती थी और प्रवासी पक्षियों के झुंड वहाँ आया करते थे। लेकिन वो वेटलैंड स्टेट लिस्ट में रहेगा या कंकरेंट लिस्ट में रहेगा, सेंट्रल लिस्ट में रहेगा, इसको लेकर के हमें बहुत डैमेज हुआ है। अब धीरे धीरे लोगों को आ रही है वो। नेक्स्ट,
इसमें इन सब चीज़ों में विश्वविद्यालय की भूमिका का हम करते हैं। धरोहर संरक्षण के लिए आप अपने कॉलेजों में विशेष जागरूकता अपना सकते हैं, एक रिसोर्स संकलन ग्रुप डेवलप कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी यदि प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी तो किसी की मजाल नहीं है, किसी अधिकारी की मजाल नहीं है, यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए एडवाइस के अगेंस्ट में आकर के काम करे। और चार्ल्स मैरिज चेयर की यहाँ स्थापना करिए, उसने हमें एक बड़ा सुंदर राह दिखाया हुआ है। इन सब बातों को रख आपके सामने में रख करके आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपके प्रति शुक्रगुजार हूँ और आभार करता हूँ।